Hello everyone, I hope you all are safe at home and studying well for your examinations. As you must be aware that the CMA Inter Foundation and final examinations have been postponed to the September, to the first week of September. But guys, आपको इस postponement को अपनी पढ़ाई पे impact नहीं होने देना चाहिए. आई नो दैट कि जब ऐसे एग्जाम्स की डेट आगे बढ़ते जाती है तो हम थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं, वी लूज द ज़ील टू स्टडी. बट आपको इसको अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए. इनफैक्ट इफ योर एम वाज maybe to clear the examinations in the first attempt, to clear both the groups in the first attempt, तो अब आपको अपनी एम को और थोड़ा हाई कर लेना चाहिए. आई थिंक आपको इस बार रैंक के लिए एम करना चाहिए क्योंकि आपको ज़्यादा समय जो है पढ़ाई के लिए मिल चुका है. सो यू कैन enhance your preparation by way of solving a lot of mock test papers, then reviewing the past examination papers. तो गाइज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो दिसंबर 2019 का CMA फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का एग्जाम पेपर था उसको मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना, पास्ट पेपर्स की रिव्यू एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज देयर यू गेट टू नो द एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होता है, कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है एंड सो ऑन. तो इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 का जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं. एज यू नो, सतीश सर और मैं मिलके जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का जो पेपर है वो लेते हैं. सर ने ऑलरेडी उनके पार्ट का जो भी उनके डोमेन में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे दिसंबर 2019 एग्जाम के, वो ऑलरेडी अपने एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दिया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी. सो यू कैन चेक दैट आउट फर्स्ट. एंड देन ये जो मेरा वीडियो है दिस इज गोइंग टू बी मेनली ऑफ द थ्योरी पोर्शन जो कि मैं क्लास में कवर करती हूँ. राइट. सो ये जो आप अभी पीडीएफ देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक शॉर्ट मैंने एनालिसिस किया है, रादर एक समरी आप बोल सकते हो कि कौन से पोर्शन से, कौन से टॉपिक से इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किए हैं. तो स्टूडेंट्स का ये बहुत बार क्वेरी आता है कि मैम जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का पेपर है उसमें थ्योरी कितने मार्क्स का रहेगा, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का रहेगा. तो ये एनालिसिस मैंने किया है दिसंबर 2019 पेपर का. इसमें 56 मार्क्स के जो क्वेश्चंस जो थे वो थ्योरी पार्ट से थे. 132 मार्क्स का टोटल पेपर सेट होता है इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस दैट यू कैन लीव, मतलब चॉइस वगैरह को एक्सक्लूड अगर कर दें तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर यू हैव टू अटेम्प्ट. बट जो सेट होता है पेपर दैट इज 132. तो उसमें से 56 मार्क्स के क्वेश्चंस वर फ्रॉम द theory portion. So if you want, you can just take a snapshot of this so that you can understand what type which topics were covered in the December 2019 paper serial wise, right? तो जिसको फोटो लेनी है आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसका पिक्चर एक ले सकते हैं. अभी मैं स्टार्ट करूंगी डिस्कस करना द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ. So the first section A, which comprises of multiple choice questions, इसमें 10 questions आते हैं, 2 marks each, 1 mark is for the correct answer and 1 mark is for the justification. तो मैं सिर्फ उन्हीं questions को discuss करूंगी जो मेरे domain में fall करते हैं. So the first question is question number 2. BORS and Company, a firm of cost accountants, was appointed as cost auditor of Pantex Limited on 31st July 2018 for auditing the cost records for the financial year 2018-19. तो 18-19 का financial year जो था उसकी cost audit करने के लिए BORS को appoint किया गया on 31st July 2018. The auditor appointed as such shall continue in such capacity up to. So the question is regarding tenure of cost auditor. It is covered in cost records and audit rules 2014. अगर आप specifically मुझसे पूछे मैम कौन से रूल में covered है ये, तो rule 6 is regarding cost audit. उसके सब rule 3 में दिया गया है the tenure of cost auditor, which says that a cost auditor shall hold office up to 180 days from the closure of the financial year or till he submits the cost audit report for the financial year for which he is appointed. So अगर मैं simple language में बोलूँ तो 180 days from the closure of financial year is the tenure of cost auditor, यानी कि उसको office hold करनी है till 180 days या 6 months from the closure of the financial year. और अगर उसने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट उसके भी बाद सबमिट करी, यानी 6 महीने के बाद भी सबमिट करी, तो जो बाद वाली डेट होगी वहां तक उसको ऑफिस होल्ड करनी है. So the options that are given is 31st July 2019, that is on expiry of 1 year of appointment. तो 1 year जैसा कोई provision है ही नहीं. 30th September 2019 on expiry of 6 months from the close of accounts. This is the correct answer. आपको justification में लिखना होगा कि ये आंसर करेक्ट क्यों है, बिकॉज एज पर सब रूल 3 ऑफ रूल 6 ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स
द कॉस्ट ऑडिटर जो भी प्रोविजन है वो आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट एक ऑप्शन में स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे जो कि है 30th अगस्त 2019 दैट इज द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो ये जो 30th अगस्त 2019 यानी कि 6 महीने के पहले ही कॉस्ट ऑडिटर ने जो अपनी रिपोर्ट है उसको सबमिट कर दिया था, बट 180 डेज या 6 months इज द मिनिमम फॉर विच द कॉस्ट ऑडिटर हैज टू होल्ड ऑफिस, राइट? So option B is the correct answer. Next question is the consumer service audit critically examines. तो कंज्यूमर सर्विस ऑडिट बेसिकली क्या होती है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज होता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने कंज्यूमर्स को सर्व करना, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना बाय प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस, राइट? तो कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्या है, इट इज बेसिकली इवैल्यूएशन कि बिजनेस एंटरप्राइज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर को कितने अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। So option C here is the correct answer, that it evaluates and appraises management of business enterprise of responsibility towards the consumers, right? Next question number 6. This is from filing of cost audit report in XBRL format with the MCA. Question है कि once the instance document is successfully validated from the tool, the next step is to. तो question basically steps of filing the cost audit report in XBRL से है। आपको पता होगा कि मैंने क्लास में जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था या अगर आपने इंस्टीट्यूट की बुक से भी पढ़ा खुद से, तो देर आर 8 steps when we file the cost audit report in XBRL format. Number 1, we have to create the instance document. इंस्टेंस डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हमें जो वैलिडेशन टूल है एमसीए की वेबसाइट से वो डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर में जो है इंस्टेंस डॉक्यूमेंट को लोड करते हैं। Then we validate the instance document that we have loaded from the tool that we downloaded from MCA का website. This is the 4th step. 5th step क्या है, आपको जो है प्री स्क्रूटिनाइज करना होता है इस वैलिडेटेड इंस्टेंस डॉक्यूमेंट को फ्रॉम द MCA 21 वेबसाइट, यानी कि सर्वर साइड वैलिडेशन यहाँ पे होती है। 6th स्टेप है कि आपको जो है एक्सपोर्ट करना है इसको एक PDF फॉर्मेट में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। 7th step is you have to attach this PDF or the instance document to the CRA4 का format, that is the cost audit report का format. Then finally you have to upload the CRA4. So these are the 8 steps. Now instance document को जब validate कर लेते हैं उसके बाद जो step आती है वो है pre scrutinize the validated instance document, जहाँ पे हम server side validations from MCA 21 database करते हैं, right? So option B is the correct answer here. Next question is the knowledge of entity का internal control is to be understood by the cost auditor as required by. So which cost auditing standard talks about entity's internal control? The correct answer is cost auditing standard 104, that is knowledge of बिजनेस, इट्स प्रोसेसेस एंड इंटरनल कंट्रोल। इसमें बात की गई है कि एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल है उसको भी ऑडिटर को समझना पड़ेगा। द ऑडिटर हैज टू हैव द नॉलेज ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। एक बार रिवाइज करते हैं, 101 गाइस क्या था? 101 इट वाज प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स, 102 was regarding cost audit documentation, and 103 was regarding overall objectives of the independent cost auditor and conduct of audit in accordance with the cost auditing standards. Right? So here we come to an end of the MCQs जो theory part से पूछे गए थे. You can check out the answers later. Section B अगर मैं बात करूँ descriptive questions की, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो प्रोफेशनल एथिक्स से था, क्वेश्चन नंबर 2 B का 1. नाउ एक चीज मैं आपको बता दूं गाइस कि प्रोफेशनल एथिक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में वो कवर्ड नहीं मिलेंगे. यू हैव टू सेपरेटली रेफर दी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959, जहाँ पे आपको 2 शेड्यूल मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल, जिसको आप पढ़ के प्रोफेशनल एथिक्स को समझ सकते हो. हालांकि इससे क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, 4 मार्क का एक केस स्टडी आता है. सो इफ यू डोंट वांट टू स्टडी यू कैन अवॉइड इट ऑल्सो, बट इट इज नेवर रिकमेंडेड टू डू सिलेक्टिव स्टडी. आपको पूरा ही पार्ट पढ़ना चाहिए, बट सिंस ये कम इसका वेटेज जो एग्जामिनेशन में वो कम है, इसलिए काफ़ी बार इसको हम बुक में भी कवर नहीं करते हैं और आपका जो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल है उसमें भी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट के शेड्यूल को कवर नहीं किया गया. So if I discuss the question, it is a firm of cost accountants was appointed by a company to evaluate the costs of various products manufactured by it for its information system. One of the partners of the firm, तो जिस firm को appoint किया गया to evaluate the costs of the various products, one of the partner of the firm was a non-executive director of the company.
तो जिस कंपनी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करना था, जो फर्म का पार्टनर है, कॉस्ट ऑडिट फर्म का जो पार्टनर है, वो वहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। तो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग एक्ट में दो शेड्यूल है रिगार्डिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। तो सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 4 बात करता है इस केस स्टडी के सिनेरियो के बारे में कि अ कॉस्ट ऑडिटर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ he evaluates the cost of the various products manufactured by a company and any of the partners in the firm has substantial interest in the company. Mark my words, any of the partners has substantial interest in the firm और वो इस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अगर वो इस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर दे अपनी रिपोर्ट में तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंडर गिल्टी नहीं पाए जाएंगे। बट अगर नहीं डिस्क्लोज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं, मतलब ये एंगेजमेंट भी वो अंडरटेक करते हैं, देन द कॉस्ट ऑडिटर will be deemed to be guilty of professional misconduct. So as per this question, the cost audit firm will be guilty of professional misconduct because they have violated clause 4 of part 1 of the second schedule of Cost and Works Accountants Act. Right? Okay. Question number 2 part 2b part 2. A cost auditor has reported fraud to the company as required under section 143 of the Companies Act. So 143 subsection 12 talks about the fraud reporting requirements by the auditors and section 148 जो है उसके rules में cost रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट के रूल्स में लिखे गए हैं कि कॉस्ट ऑडिटर को भी फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, राइट। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डिस्क्लोजर्स आर टू बी मेड बाय द कंपनी। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर्स टू बी मेड बाय द कंपनी इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट में फ्रॉड अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है तो बोर्ड रिपोर्ट में भी कुछ डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं। नंबर 1 इज द approximate amount involved in the fraud, the nature and description of fraud. So the first one is the nature and description of fraud, किस तरह का fraud है, ठीक है। उसके बाद है approximate amount involved, then the parties involved in the fraud if no remedial actions are taken. If the company has not taken any remedial actions against the fraud, तब तो parties के नाम mention करिए। And if you have taken any remedial actions, then the fourth point is that you have to mention the remedial actions that you have taken. So this is question 2b part 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये तो आपका जो पहला चैप्टर था जिससे हमने शुरू किया था बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसी में मैंने पढ़ाया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के क्या एडवांटेजेस हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले it provides a structured approach to calculate the cost of products to arrive at the cost of sales, cost of production etc. So एक structured technique और एक structured way path मिल जाते हैं। सेकेंड, इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। अलग अलग कंपनीज में कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर होते हैं, तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होगा तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी होगी। देन इट एनेबल्स द प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स या कॉस्ट ऑडिटर्स हैं उनको इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क जिसके तहत वो अपना एंगेजमेंट यानी कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं उनकी ऑडिट जो करेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक बेस मान के कर सकते हैं। So it enables the practicing cost accountants to undertake their various engagements related to the general purpose cost statements. Then it provides guidance to various users, यानी companies को भी guidance मिलती है किस तरह से हमें cost records बनाने हैं। उसके बाद में एक कंसिस्टेंसी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच जो है वो फॉलो किया जा सकता है इफ यू फॉलो द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर ब्रीफ में समराइज करें, uniformity, consistency, standardization, provides guidance to users, provides guidance or a framework to the practicing cost accountants। ठीक है। उसके बाद एक जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे आपको अराइव करना है तो उसका एक फॉर्मूला आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है या बता दिया जाता है किस तरह से आपको कॉस्ट को कंप्यूट करना है। सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4 part B, what is energy audit and briefly state the key functions of energy auditor। So energy audit as the name suggests is audit of energy। अब audit of energy में auditor क्या चीज की audit करेगा? It is basically evaluating and assessing the energy consumption or the energy requirements of a business enterprise and to also find out the energy saving opportunities or how can the business enterprise utilize the energy available energy in a more efficient way।
ये एनर्जी ऑडिटर का काम होता है, या रादर इसको एनर्जी ऑडिट बोलते हैं। एनर्जी ऑडिट में क्या करते हैं हम, इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं द एनर्जी कंजम्पशन और द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट और सजेस्ट वेज ऑफ इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। एंड इफ आई टॉक ऑफ द की फंक्शंस ऑफ एनर्जी ऑडिटर के अगर फंक्शंस की बात करें तो ऑफकोर्स इनका फंक्शंस में आ जाता है कि इनको कितना क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रहा है बिजनेस एंटरप्राइज में, उसकी कॉस्ट क्या है, देन कंपैरिजन और रादर एक एनालिसिस करना कि कितना प्रोडक्शन हुआ और उसके अगेंस्ट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस आ जाते हैं आपके एनर्जी ऑडिटर के। और इसको कंडक्ट करने के लिए एनर्जी ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, पहले एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस करनी होगी, कितने इक्विपमेंट्स है कंपनी में, कितनी मशीनरीज हैं, वो कितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, विच आर द मोस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग यूनिट्स और the machineries or the equipments in the company. Then what is the minimum level of energy waste that will occur no matter what, normal loss जिसको हम कहते हैं, what are the inefficiencies that are taking place with respect to energy and how they can be improved, एक प्रिलिमिनरी स्टडी करना। देन इन डेप्थ चेकिंग करना कि अभी इस पीरियड, द पीरियड अंडर ऑडिट, उसकी एनर्जी quantification of the energy, the units of energy consumed, and the cost that has been incurred, comparison of this quantification and cost with the previous year, and then finding out ways in which this can be improved, energy efficiency can be improved. So, this is regarding energy audit. Next, question number 5 is fully from internal audit. पहला question है, for appointment of internal auditor by the company under Companies Act 2013, is it mandatory to file documents with ROC? कोई document क्या file करना पड़ता है? तो yes, अगर हम प्रोसेस की बात करें कैसे हम इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, एज पर सेक्शन 138 रेड विद द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, ये बताया गया कि इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए सिंपली एक बोर्ड रेजोल्यूशन को पास करना जरूरी है। बोर्ड रेजोल्यूशन को पास करने के बाद द कंपनी हैज टू फाइल MGT 14 विद द ROC विद इन 30 डेज। तो यस, मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट को फाइल करना, हालांकि प्राइवेट कंपनीज के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है, बट आपका जो रिक्वायरमेंट है फॉर फाइलिंग द डॉक्यूमेंट दैट इज देयर। Next, can a director of a company be appointed as its internal auditor? Yes, a director can be appointed as an internal auditor because the provisions of Companies Act 2013, Section 138, read with Companies Accounts Rules 2014, Rule 13 अगर specifically मैं बात करूं, ये कहता है कि कोई भी इंटरनल ऑडिटर किसको अपॉइंट किया जा सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। So if the board or the audit committee is of the opinion that we can appoint a director as internal auditor, then it is possible. बट कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो कि KMP है, की मैनेजरियल पर्सनल है, उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना एथिक्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, बिकॉज वो कंपनी में ऑलरेडी एक की मैनेजरियल पर्सनल के पोजीशन में है, ही माइट बी अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स हिज engagement. So it is not preferred as per the ethics, but according to Companies Act, there is no restriction. Director can definitely be appointed as internal auditor. Next question is regarding the concept of adequacy of internal control. So first of all, you need to write what is internal control. It's the process and procedures which are designed, implemented and maintained by the management and those charged with governance to achieve objectives related to safeguarding of assets, prevention of frauds and errors, then to prevent the frauds and errors, to safeguard the assets, to enhance the financial reporting, right? तो इस तरह के जो प्रोसेस प्रोसीजर्स पॉलिसीज बनाई जाती है उसको इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, द ऑडिटर इज डेफिनेटली going to check whether the internal controls, अगर internal auditor है तो he is definitely going to check whether the internal controls which are there in place in the company are adequate or not. अब adequacy कैसे check होगी? There are various things that are to be covered in internal controls, that is the segregation of duties between personnel in the organization should be there. There should be an organization chart, hierarchy होनी चाहिए, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है. There should be flows of the different business processes that are taking place. Then there should be provisions for safeguarding of assets, double checking honi chahiye transactions ki, proper documentation hona chahiye regarding every transaction that is taking place. So these are the few points that need to be covered, that need to be checked. These are the checkpoints rather, which we check with, for whether the internal controls are adequate or not. To
arrive at a conclusion whether the internal controls are adequate or not. Next question is, you are appointed as internal auditor of a hospital. State your approach for steps to be taken for conducting the audit. So this is basically a question on audit of hospital कि अगर आप hospital के auditor हो, internal auditor, तो किस तरह से आप audit start करोगे. तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि कोई भी different type of undertaking की अगर audit पे question आते हैं तो we divide our answers into 4 parts. The first part being the preliminary analysis, wherein we check what type of organization it is, whether it's a trust, matlab hospital, whether it's a trust, whether it's a society, whether it's a company form of hospital. So we check the legal form of the organization. Then accordingly, we check which statute will apply to this or particular organization. Indian Trust Act apply करेगा कि Societies Registration Act apply करेगा कि Companies Act apply करेगा. So we need to check the statute. Then we need to check the membership, the constitution, the organizational structure of the entity. We need to check the internal controls, whether we have to evaluate whether the internal controls are in place or not. इसके बाद में हम जो है प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे. व्हाट वर द की पॉइंट्स दैट वर कवर्ड इन द प्रीवियस ईयर या प्रीवियस पीरियड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. उसके बाद में ये हो गई आपकी प्रिलिमिनरी एनालिसिस. उसके बाद वी मूव ऑन टू द इनकम साइड. इनकम साइड में अपने चेक करेंगे कि व्हाट आर द रेट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स दैट आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल. उसके हिसाब से व्हाट वर द नंबर ऑफ पेशेंट डेज, what were the number of patient days, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की याद आएगी. what were the number of patient days being occupied in the total audit period और उसके हिसाब से कितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था. then if there is any revenue from other sources, income from other sources, say from for example investment कुछ कर रखी है हॉस्पिटल ने, उससे कुछ इनकम आ रही है, सेल ऑफ मेडिसिन से कुछ इनकम आ रही है. so checking all those revenue items. then if we talk of the expenses, expenses हॉस्पिटल के क्या हो सकते हैं with respect to medicines हो सकते हैं. तो purchase and issuance of these medicines and the laboratory, the basic supplies that we talk of, consumable stores, cotton हो गया आपका, syringes हो गए, इनका issuance का process क्या है, ठीक है. then salary is a very big expenditure for the hospitals, so checking the payroll and the salary expenditures. then if the hospital is on rent, rent expenditure हो सकता है, other administrative expenses हो सकते हैं. so these are the expense side. And finally the asset liability side, we as an auditor, we need to check what is the process of capitalization of assets. Fixed assets की physical verification, inventory valuation needs to be checked. What is the process, whether whenever inventory is issued a proper flow is being followed for purchase of medicines, for issuance of medicines, right. तो ये सारे points जो हैं अपने को assets में cover करने हैं. Liabilities, if there are any loans being taken, or what is the capital structure, we need to check that. We need to check interest पेमेंट रेगुलर हो रही है या नहीं हो रही है. if there is debt capital, liabilities में कुछ contingent liabilities है तो उनको भी चेक करना है. so these are certain points that need to be covered in audit of hospital, and you should rather frame your answer in these 4 steps for better understanding, right. तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसको अच्छे से पूरा फ्रेम करके लिखना है, right. next question, moving on to the next question. आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 8. शॉर्ट नोट्स वाला जो क्वेश्चन होता है क्या है आपसे. या तो क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रिस्क असेसमेंट विद रेफरेंस टू कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड 104 एट कॉस्ट स्टेटमेंट लेवल. तो सबसे पहले तो आपको बताना है व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, और रादर व्हाट इज रिस्क व्हेन इट कम्स टू cost statement level or the assertion level. So as per cost audit standard 104, that is knowledge of business, its processes and entities internal control, the risk of misstatement due to fraud or error may exist either at the assertion level, मतलब एक एक particular item level पे, और at the entire cost statement level. and जो audit risk होती है, audit risk के 3 components होते हैं: detection risk, control risk, and inherent risk. So these are the 3 components of audit risk. Now the auditor has to perform risk assessment procedures in order to check what is the level of risk there present in the entity and what is the level of audit risk that is there. तो इसको करने के लिए ऑडिटर को क्या करना होगा.
सबसे पहले तो ऑडिटर को असेस करना होगा व्हाट आर द रिस्क एरियाज इन द एंटिटी, कौन से ऐसे एरियाज हैं विच कैन लीड टू मिस स्टेटमेंट्स इन द कॉस्ट स्टेटमेंट, और उसके बाद उसके लिए कंट्रोल कैसे लगाए गए हैं। ठीक है, पहले चेक करना व्हाट आर द रिस्क, assess and identify the risk areas and the relevant controls which are there for addressing those risks. Second point जो ऑडिटर को चेक करना है, it is whether these risks that have been identified are they due to any economic forces or are they due to any economic changes or any accounting changes or so on. तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है what is the reason behind those risks, right? So identification of whether these risks are associated with certain business, economic or accounting changes. नेक्स्ट अप आपको असेस करना होगा वेदर दीज रिस्क आर रिलेटेड टू एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और नॉट, assessing whether these risks are related to related parties or not, बिकॉज अगर related parties से है तो फ्रॉड का जो चांस है वो यहाँ पे क्रॉप अप हो सकते हैं. नेक्स्ट आपको देखना है एज a part of your risk assessment procedure that whether your materiality level or the level of evidence that you need to obtain, whether that is getting changed due to the risk assessment or not. So these are the few steps which auditor takes for the risk assessment procedure in order to conduct the risk assessment procedure. Next question is write a short note on internal audit of utilization of resources. तो अगर आप क्लास की बात करो तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं कवर अप किया था, बिकॉज मैंने आपको क्लास में ये समझाया था कि इंटरनल ऑडिट किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई भी टॉपिक के ऊपर इंटरनल ऑडिट पूछा जा सकता है कि आप इसमें क्या चेक करोगे. सो यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई योर कॉस्टिंग का नॉलेज, मैनेजमेंट का नॉलेज इन दिस क्वेश्चन कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की आप ऑडिट कैसे करोगे. तो मैं यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट्स बताती हूँ और उसके बाद आप इसको आंसर को देख सकते हैं सजेस्टेड आंसर से. मेन 3-4 पॉइंट्स विच वी चेक व्हाइल चेकिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर, फर्स्ट, whether there is a proper operating framework or operating standards being maintained or not, whether a proper input output ratio is there or not. Now if I talk of resources एक entity में कई सारे हो सकते हैं, man, material, labor and material, then machinery is also one resource. So आपको finance is also one resource, so you have to talk of every kind of resource that is possible. तो अगर मैं inventory की बात करूँ, so there should not be a lot of wastage जो नॉर्मल लॉस है उसको कंप्यूट करके पहले से रखना चाहिए, एंड देन यू नीड टू ऑलवेज चेक वेदर द स्टैंडर्ड्स मीट्स द एक्चुअल, एक वेरिएंस एनालिसिस होना चाहिए. देन इफ आई टॉक ऑफ मैन पावर, तो कितना ऐसा वर्क है जो अनप्रोडक्टिव है. सो वी आर टॉकिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Entity should aim always at optimum utilization of resources, that is making the best possible use of all the available resources. तो अगर लेबर की हम बात करें तो लेबर कितना अनयूटिलाइज्ड है, कितना आइडल टाइम है, what are the unproductive activities that is being done by the labor. Time motion study can also be done, like the the movement that is not required in the entity, कितना ज़्यादा excess movement हो रहा है. फिर फिनेंस की अगर हम बात करें तो कितना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होके रखा है आपका, व्हाट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, व्हाट इज द डेटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है फिनेंस की बात अगर मैं करूं. सो ऑल दीज पॉइंट्स नीड टू बी कवर्ड इन इंटरनल ऑडिट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑफ कोर्स ये आंसर एकदम आप क्या बोलते हैं एग्जॉस्टिव नहीं है, आप इसको इसमें और भी कुछ पॉइंट्स जो आपकी नॉलेज से आते हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं. The last question is a corporate social responsibility, that is CSR audit, can identify various management risks. What are the areas that the audit should cover to mitigate these risks? So certain areas that need to be covered in the CSR audit are, number one, that is maintenance of human rights. Fundamental human rights जो है वो आपके CSR audit में आपको check करनी चाहिए. Human rights अगर मैं बात करूँ तो CSR ऑडिट में जो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, कंज्यूमर की राइट अगर हो तो बार्गेनिंग की राइट हो गई, लेबर राइट्स हो गई, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए. देन बिजनेस की इमेज शुड ऑल्सो बी कवर्ड इन द CSR ऑडिट प्रोग्राम. रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स, विद द सप्लायर्स, विद द सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, विद द गवर्नमेंट, with other external parties, with competitors, right? So ये आपकी business image को determine करते हैं. और CSR audit में since corporate social responsibility audit है तो society के तरफ हमारी जो responsibility है it
depends and it is reflected through the relation that we are maintaining with our stakeholders. So this also need to be covered. Then use of human resources, जो भी आपके एंटिटी में बिजनेस में एम्प्लॉयज हैं, लेबर क्लास पीपल हैं, उनको अच्छे से फुल्ली यूटिलाइज करना, एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डिग्निटी, मेंटेन शोइंग देम रिस्पेक्ट एंड कंजीनियल वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन करना। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है इट शुड बी गुड, हेल्थ हजार्ड्स के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट करना, राइट। सो दिस इज यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विद डिग्निटी एंड एफिशिएंसी। Next is corporate governance, which is related to the top management, board of directors, audit committee. उनके जो governance का जो strategy है, that should be ethical and they should govern the entity with full integrity. So this should also be covered. Environment is also very important in CSR audit. What is the impact that the business enterprise is causing to the environment? Pollution level कितना हो रहा है, ठीक है, उस पोल्यूशन को कम करने के लिए एंटिटी क्या मेजर्स ले रही है। दीज आर द पॉइंट्स दैट शुड बी कवर्ड इन एनवायरमेंट। एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, व्हाट बेनिफिट आर यू गिविंग एज अ होल टू द सोसाइटी? आपके बिजनेस से पूरे सोसाइटी को कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। सो दीज आर द सर्टेन एरियाज विच शुड बी कवर्ड इन योर CSR ऑडिट, राइट। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। आई होप इससे आपको काफी फायदा हुआ होगा एंड of course you should always try to solve one full mock test paper before appearing for your examinations guys। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एग्जाम के पहले एक पूरा मॉक टेस्ट पेपर खुद से बैठ के 3 घंटा सॉल्व करें, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more updates। Thank you so much, all the very best।